सर सामने। हाँ जी मूसा, चलो स्टार्ट कर लेते हैं। फिर आज का ये लेक्चर कर लेते हैं वाटर रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, और उसके बाद फिर मैं कुछ पास पेपर्स के क्वेश्चंस आज हैंड रिटन सॉल्व करने के लिए दूंगा, जो कि आप मुझे करके फिर सेंड भी करोगे सारे। सो स्टार्टिंग ऑफ विद चैप्टर नंबर 3 ऑफ योर ज्योग्राफी, विच इज वाटर रिसोर्सेज आल्सो नोन एज नेचुरल रिसोर्सेज। रिसोर्स होते क्या? anything that has means to fulfill the economic needs, domestic needs, industrial needs, people needs, ठीक है, वो एक रिसोर्स है विच इज एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। और वो नेचुरल रिसोर्स क्या होगा? नेचुरल रिसोर्स जैसे कि पानी। पानी नेचुरल है, ठीक है। सो देर आर टू टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल और फिजिकल। अनचेंज्ड बाय मैन, फिजिकल फॉर्म, फॉर एग्जांपल्स सनलाइट, वाटर, मिनरल्स, ठीक है। फिर आपके पास आते हैं ह्यूमन और इकोनॉमिक, डेवलप बाय मैन फॉर ओन बेनिफिट। फॉर एग्जाम्पल जैसे लेबर है, मशीनरी है, कैपिटल है, पैसा जनरेट खुद किया हमने, मशीन्स हमने खुद बनाई है, लेबर हम खुद लाते हैं। दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल कैपिटल इंटेंसिव टाइप स्टफ, इज ऑल फिजिकल, या आप उसको सॉरी ह्यूमन या इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल या फिजिकल के अंदर आपके पास क्या आता है? नेचर, वाटर, मिनरल, सनलाइट। तो नेचुरल के अंदर भी आगे दो और टाइप्स हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज। रिन्यूएबल क्या है? सनलाइट, विंड, वाटर, फॉरेस्ट, फिश, जो कि आप बार बार रीयूज कर सकते हो। लेकिन नॉन रिन्यूएबल के अंदर व्हाट हैपेंस दैट दे कैन नॉट बी रीयूज्ड। एग्जांपल्स आर फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर मिनरल्स। सो वाटर इज अ रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। और वाटर जो है इट कवर्स 97% ऑफ द अर्थ सरफेस, मोस्टली जो सॉल्टी वाटर होता है। फ्रेश वाटर कवर्स 3%, 70% is snow, 10% is surface water and 20% is ground water. सो 1% पानी दुनिया का जो है वो ह्यूमंस यूज करते हैं। और आप सोचो, ये 1% अब आहिस्ता आहिस्ता 2040 तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद पता नहीं कि दुनिया को जुगाड़ निकालेगी। सो व्हाट इज द वाटर साइकिल? वाटर साइकिल क्या होता है? लेट्स से एक हल्का सा रफ देते हैं। ये सी है, सी से क्या होगी? इवेपोरेशन। जब समंदर से इवेपोरेशन होगी, ऊपर जाके कंडेंसेशन होगी और बादल बन जाएंगे, ठीक है। जब ऊपर जाके बादल बन जाएंगे, अब वो बादल बरसेंगे, ठीक है। अब ये जब बादल बरसेंगे, पानी नीचे आएगा। कहाँ पे? लेट्स से पहाड़ों पे। जब पहाड़ों पे पानी आएगा, अब वो पानी स्लिप होके सरफेस रन ऑफ के थ्रू वापस आएगा। ये क्या हो रहा है? दिस इज ए होल वाटर साइकिल। इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर्स क्या होती है? दे प्रोवाइड एलुवियम टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। एलुवियल सॉइल जिसको हम कहते हैं, एलुवियल सॉइल इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल दैट इज द बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। They also promote tourism due to their scenic beauty, and they are a source of fishing as most fishermen catch fish due to more quantity and variety. Domestic uses of water include washing. Industrial uses में आप water को processing में use करते हैं। Even pharmaceutical industries जो होती हैं, they also use water as a processing as well. Water is also used in irrigation, artificial supply of waters to canals in agriculture, and it's a source of producing hydroelectric power. So if we look at the river systems of Pakistan, Indus River System, River Indus and its tributaries, ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं, वेस्टर्न ट्रिब्यूटरीज हैं। ईस्टर्न में क्या आती हैं? जो पंजाब और सिंध में आपके पास 5 है। कौन सी? सतलज, ब्यास, झेलम, रावी, चनाब, ठीक है। इंडस तो देखो बीच में से गुजरी। वेस्टर्न में आपके पास केपी के साइड पे, जो अफगानिस्तान के पास है, ठीक है। सवात, काबुल, गुमाल, कुरम, तोचीजो। तो इन दोनों के आपको दो दो एग्जांपल्स पता होने चाहिए, क्वेश्चन भी आता है। सो इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर। अब रिवर डिस्चार्ज क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ वाटर पासिंग थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ अ वाटर और अ स्ट्रीम एट अ स्पेसिफिक टाइम। इट इज मोस्टली मेजर्ड इन क्यूसेक्स विच इज क्यूबिक मीटर फीट पर सेकेंड, और क्यूमेक्स विच इज क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। ये सबसे ज्यादा हाई किस में होता है? जून और जुलाई में। क्यों? क्योंकि जून और जुलाई में पड़ती है गर्मी, यहाँ पे आपके पास मॉनसून रेनफॉल होती है, और आपके लार्ज ग्लेशियर्स हैं जो कराक्रम और हिंदू कुश साइड पे, वो भी मेल्ट करते हैं, जो कि रिवर में पानी छोड़ते हैं। नाउ द वाटर ऑफ दिस रिवर इज गिवन टू पाकिस्तान एज पर इंडस वाटर ट्रीटी, सो इंडिया डज नॉट यूज इट्स वाटर। It has a lot of tributaries which contribute to Indus like Chenab and Koram, and lowest discharge is of Ravi because the water of this river is being used by India एज पर द इंडस वाटर ट्रीटी। अब अगर हम बात करें रिवर्स ऑफ बलूचिस्तान की, ठीक है, स्मॉल है, इनलैंड है, टेम्पररी होती है, सीजनल है। क्योंकि अगर आप ईस्टर्न ट्रिब्यूटरीज की बात करें, वो तो मोस्टली क्या है? ऑल सीजन चलती है। Thus, they are also not that much suitable for irrigation. They are good for hydroelectric production, barrages because of less water as well. Now, what are the uses of water? Cooking, drinking, sanitation, washing. Industrial में iron and steel to cool down furnaces, chemicals to make
एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, और फॉर सॉल्यूशंस फार्मास्यूटिकल के अंदर इंजेक्शंस और सिरप्स ऑल यूज वाटर। टेक्सटाइल में आपका वॉशिंग डाइन, या फिर अगर आपने स्टीम भी प्रोवाइड करनी होती है उन कपड़ों को, तो वो पानी से होती है। लेदर की टैनिंग के लिए वॉशिंग डाइन में यूज होता है। फूड प्रोसेसिंग में ऑब्वियसली टू मेक जूसेस, स्क्वाशेस, बेवरेजेस आपको पानी तो चाहिए। और मिनरल वाटर प्रोड्यूस करने के लिए भी वाटर ऑब्वियसली इज द मेन रॉ मटेरियल। एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट। कहाँ कहाँ वाटर यूज हो? इरिगेशन। इरिगेशन क्या है? सप्लाई ऑफ वाटर टू प्लांट्स, आर्टिफिशियल सप्लाई। बारिश नेचुरल इरिगेशन है, ठीक है, बारिश तो कोई इरिगेशन मतलब वो तो नेचुरली पानी आ रहा है। इरिगेशन क्या है? व्हेन आई आर्टिफिशियली सप्लाई द क्रॉप्स विद वाटर फॉर बेटर आउटपुट एंड ग्रोथ। सो व्हाई इज इरिगेशन इंपॉर्टेंट टू पाकिस्तान? Insufficient rainfall, unreliable rainfall, high rate of evaporation due to intense heat, long dry spells. Monsoon rainfall comes in heavy showers, so quick surface runoff. Other factors favor agriculture: flatland, alluvial soil of upper Indus Plain and lower Indus Plain. अब कैनाल कंस्ट्रक्शन अगर है, ठीक है, कैनाल कंस्ट्रक्शन के लिए व्हाट आर डिफरेंट फैक्टर्स? पहली बात तो द सॉइल मस्ट बी सॉफ्ट, नम, ताकि इजी हो जाए आपके पास कैनाल्स डिग करना। फ्लैट लैंड फॉर एग्जाम्पल ऑफ अपर इंडस प्लेन एंड लोअर इंडस प्लेन, ये बहुत अच्छी जगह है फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स एज वेल। लार्ज पूल ऑफ अनस्किल्ड लेबर ड्यू टू हाई पॉपुलेशन, हेंस आपको चीप लेबर भी आराम से कैनाल्स के लिए मिल जाती है। आप ये देखो कहाँ पे चीप लेबर मिल रही है, और मोस्टली ड्यू टू द अनस्किल्ड एंड अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स इन पाकिस्तान, चीप लेबर इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर द construction as well. Availability of cement makes the construction of lined canal much more easier as well. Natural slope of water from north to south makes it easy to construct canals as water smoothly flows into the canals as well. अब सोर्सेज ऑफ वाटर भी होंगे, जैसे ग्राउंड वाटर होता है, जो आपकी सरफेस के नीचे पानी है, ग्राउंड वाटर जो जमा हुआ है, उसको वाटर टेबल भी कहते हैं। दैट दिस इज द अंडरग्राउंड टेबल, मतलब ये कहीं ना कहीं ये वाटर टेबल है आपके लैंड के अंदर, ये जो इतना सा पानी पड़ा हुआ है। अब आप उसको अंडरग्राउंड के थ्रू कैसे बाहर निकालते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट सिस्टम्स एज वेल। अब ग्राउंड वाटर की इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज मेनली सुटेबल इन दोज एरिया जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है, जहाँ पे रिवर्स की सप्लाई नहीं है, जहाँ बारिश ही नहीं हो रही, जहाँ नदियां नहीं बह रही, वहां अपने ग्राउंड में अब खुदाई करनी है, जैसे कि कराची। प्रॉब्लम्स क्या होंगे लेकिन इसमें यह है कि अंडरग्राउंड में काफी वाटर जो होता है दैट इज कंटेमिनेटेड, कंसिस्ट्स अ लॉट ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स लाइक लेड एज वेल, थ्रू द पुअर डिस्पोजल ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट। लेकिन इट कैन बी यूज्ड आफ्टर लेबोरेटरी टेस्ट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, एंड वाटर शुड आल्सो बी यूज्ड आफ्टर बॉइलिंग। अब ये जो सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर है, इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो तीन है वो है पर्शियन व्हील, बोरिंग वेल्स और ट्यूबवेल। पर्शियन व्हील इज द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन इन पास पेपर्स एज वेल, जिसका आपको आइडिया होना चाहिए हाउ इट ऑपरेट्स एज वेल। इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर एक 4 मार्क या 6 मार्क क्वेश्चन भी आ सकता है रिगार्डिंग टू व्हाट एक्सटेंट, या डेवलपमेंट वाला सवाल। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बेशक हिस्ट्री का पार्ट हो, लेकिन इंडस वाटर ट्रीटी is part of this chapter. You should know that it was signed in 1960 between Pakistan and India with the help of UN on water distribution of 3 rivers. होता ये था कि सारे बैराजेस उस वक्त थे इंडिया के पास, वो जब चाहता था पानी बंद कर देता था, खोल देता था। पाकिस्तान को अथॉरिटी दे दी गई इंडस, चनाब और झेलम की, और इंडिया को अथॉरिटी दे दी गई ब्यास, सतलज और रावी की। न्यूजीलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके, इंडिया प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू पाकिस्तान फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ दीज डैम्स एंड बराजेस एज वेल। अयूब खान के ज़माने में आपके पास मंगला डैम भी बना था और तरबेला डैम भी बना था। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी नेसेसरी क्यों थी? बिकॉज पंजाब वाज डिवाइडेड बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया इन 1947, और बहुत से हेडवर्क जो थे वो इंडिया में थे, जैसे कि रावी का हेडवर्क मधुपुर में था, सुतलेज का फिरोजपुर पे था। और पाकिस्तान को तो वाटर बहुत ज़रूरत थी क्योंकि रेनफॉल इनसफिशिएंट थी, अनरिलायबल भी थी, और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज करी थी। सो इस नीड को रीच करने के लिए ओवर पॉपुलेशन की इरीगेटेड लैंड्स का होना जरूरी था, ताकि तभी आपका एग्रीकल्चर इंक्रीज हो सकता है। Now, India stopped water off these rivers in 1948, and this threatened Pakistan's agro based economy. Pakistan had to purchase water from India, and a permanent solution was essential to save Pakistan from Indian exploitation. So, a lot of dams and barrages cross sectionally upon the river were made, और इनमें भी दो टाइप्स होती थी। एक होते हैं लार्ज डैम्स और एक होते हैं स्मॉल डैम्स। ऑब्वियसली लार्ज डैम्स एक्सपेंसिव हैं, लार्जर एरिया लेते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 4 मार्क में भी आता है, स्मॉल डैम्स वर्सेस लार्ज डैम्स। एग्जांपल्स आपको जरूर आनी चाहिए क्योंकि इसका एग्जैक्ट 4 में से 1 मार्क सिर्फ एग्जांपल्स का। लार्ज में मंगला ऑन रिवर झेलम, तरबेला डैम ऑन रिवर इंडस, एंड वारसक ऑन रिवर काबुल है। वेयर स्मॉल डैम्स में वी हैव खानपुर ऑन हरो रिवर, रावल ऑन कुरंग रिवर,
Hub on Hub River and Nari Bolan on Bolan River. So comparison between large and small dams, both are used for irrigation, flood control, fishing, and both are used for recreational purposes as well. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितना मैंने कहा 4 मार्क्स का। Both dams are used for the production of HEP, लेकिन large dams are more multi-purpose than small dam. Multi-purpose का मतलब कि large dams जो है वो multi-purpose होंगे, रिक्रिएशन भी होगा, टूरिज्म भी होगा, फिशिंग भी होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी होगा, इरिगेशन भी होगा, फ्लड कंट्रोल भी होगा, एक ब्यूटी स्पॉट होगा, एक ब्यूटी सीनिक टाइप ऑफ ब्यूटी भी होगी। लेकिन स्मॉल डैम्स आर नॉट मल्टीपर्पज, या वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के मकसद से बनेंगे, या टूरिस्ट के लिए, या रिक्रिएशनल के लिए, या इरिगेशन के लिए। Large dams irrigate larger area than small dams. For example, याद रख लें बेशक, वार्सक डैम irrigates 48,000 hectares of land, while रावल डैम irrigates only 5,000 hectares. तो देखो, एटलीस्ट आपके पास यहाँ पे तकरीबन तकरीबन 9 times का फर्क आता है। 9 times is large dam efficient. Large dam produce large amount of HEP, while small dams produce very small amount of electricity, या कुछ तो electricity produce भी नहीं करते। एक डिफरेंस ये पढ़ लिया, एक ये पढ़ लिया, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला पढ़ लिया। अब दूसरा, लार्ज डैम्स आर मोर एक्सपेंसिव टू बिल्ड एंड मेंटेन, एंड लार्ज डैम्स आर मोर टाइम कंज्यूमिंग एज वेल टू बिल्ड एज वेल। बस प्लस मोर पीपल आर रीसेटल्ड, ये भी एक फोर्थ डिफरेंस है कि आपको बहुत लोगों को ना उनकी सेटलमेंट बदलनी पड़ती है, उनको घरों से उनकी क्लियर करने पड़ते हैं, फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ते हैं टू मेक लार्ज डैम। स्मॉल डैम्स तो इतनी जगह नहीं लेते हैं। बैराजेस आर काइंड ऑफ अ स्मॉल डैम्स यूज्ड टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। ये क्या करते हैं, गेट्स के थ्रू एक्ट करते हैं, कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ वाटर, जैसे कि गुद्दू, तौसा, रसूल, जिनाइन, कोटरी। कंपैरिजन बिटवीन डैम्स एंड बैराजेस, बैराजेस आर लॉन्गर देन डैम्स, डैम्स आर हायर देन बैराजेस। ठीक है, डैम्स की ऊंचाई ज्यादा होती है, बैराजेस की लंबाई ज्यादा होती है। नो इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस थ्रू बैराजेस, क्यों? क्योंकि बैराजेस में ऊपर से पानी नहीं गिरता। अगर ऊपर से पानी, क्योंकि डैम्स में गिरता है, सिर्फ डैम्स में जब ऊपर से तेजी से पानी गिरता है, तो थोड़ी फिजिक्स देखी जाए तो वो टरबाइन तेजी से घूमेगा, मोटर चलेगी, तभी हाइड्रो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। यहाँ पे क्या है, बैराजेस तो फ्लैट एरिया पे बनाते हैं, हिली एरिया या वैलीज में तो नहीं बनाते। जो डैम्स होते हैं दे आर मेड इन वैलीज, स्टीप एरियाज, ताकि पानी ऊपर से बस आए गिरे। हम ये चाहते हैं कि पानी गिरे। बैराजेस आर प्रोड्यूस्ड ऑन फ्लैट लैंड, पानी का फ्लो तो सीधा है। बट बोथ आर यूज्ड फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, इरिगेशन एंड फिशिंग। लेकिन पर्पस क्या होता है बैराज का? इरिगेशन है। मेन पर्पस बैराज का इरिगेशन है, इसलिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं करती, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ अ हाई लैंड और अ हाई वाटर प्रेशर एज वेल। So how is this purpose achieved? Gates are closed, water is held back, link canals निकलते हैं इसमें से। अब इसमें से मजीद link canals निकलेंगे, which are smaller channels, और ये smaller channels के थ्रू वो inundation canals भी जिनको हम कहते हैं, ये आपकी fields तक जाएंगे। Link canals take away water from the western rivers to eastern rivers to compensate the water loss to India as well. So what were the changes brought by the construction of barrages in lower Indus plain? अब हुआ क्या, जब बैराजेस बन गए, अब खुद सोचो, जगह कोई भी हो आपको, यार मैंने तो कभी पढ़ा ही नहीं कि लोअर इंडस प्लेन को हुआ क्या था, ना पता हो। आपको इतना तो पता है कि बैराज बनाने से होता क्या है, मोर एरिया फॉर एग्रीकल्चर ड्यू टू इरिगेशन फैसिलिटीज वो बढ़ जाएंगी, मोर क्रॉप्स बी प्रोड्यूस, व्हीट, राइस, पल्सेस, बनानास आर ग्रोन, देयरफॉर एग्रीकल्चरल यील्ड इज इंक्रीज्ड। It leads to more settlement in the lower Indus plain as well. However, due to poor farming practices, the water was overused by the farmers, which led to waterlogging and salinity. Waterlogging and salinity are two very important problems जिनका सवाल बार बार आता है। One of the favorites एग्जाम के जो अंदर क्वेश्चन भी आता है वो waterlogging salinity का आता है। waterlogging क्या होता है? पानी का खड़ा हो जाना। और salinity waterlogging के बाद आई है, जब नमक जमा हो जाएगा, ठीक है, वो सॉइल सलाइन हो जाती है। अगर हम लिंक कैनाल का एक नाम देखते हैं, जैसे कि रसूल टू कादराबाद एक लिंक कैनाल है, और इसका पर्पस क्या है, क्या करेगा? ये कादराबाद से वाटर फ्रॉम रसूल लेगा और कादराबाद तक पहुंचाएगा, सिंपल सी बात है। दे टेक वाटर फ्रॉम वेस्टर्न रिवर्स टू ईस्टर्न रिवर्स, और वो सारा कंपनसेट कर देते हैं वाटर लॉस टू इंडिया एज वेल। अब what are the different methods of irrigation, in which we have traditional and modern? ट्रेडिशनल के अंदर हमारे पास आता है चारसा, पर्शियन व्हील, कारेज एंड इनंडेशन कैनाल। मॉडर्न में हमारे पास आता है पेरिनियल कैनाल्स, ट्यूबवेल्स एंड स्प्रिंकलर्स। चारसा is a well from which water is pulled out with the help of animal power. It is 7 to 10 meters deep and it can dry up easily when its water tables go down. इतना रिलायबल नहीं है,
और बहुत कम पानी निकलता है। इट्स वेरी गुड फॉर स्मॉल फील्ड्स लेकिन नॉट गुड फॉर लार्ज फील्ड्स एज वेल। Less important due to more use of modern methods, and government is also less interested as it prefers modern methods. However, it is relatively cheaper to build and maintain due to its traditional nature, and less manual power is needed because of the use of animals. आप bullocks गाय भैंस use कर सकते हैं to for charsa. Persian wheel is worked by animal or manpower, which uses a wooden shaft or pole, turns horizontal wheel which is attached through a vertical wheel, और वो buckets रेज करती हैं पानी को। ठीक है, आपके पास एक पर्शियन व्हील लगा होता है, इसी के ऊपर ये डिफरेंट अब बकेट्स हैं। ठीक है, ये बकेट्स लगी होती हैं जो कि पानी यहाँ से ऐसे करके स्कूप अप करेंगी। ठीक है, स्कूप अप करेंगी पानी और इसको ऊपर ले आएंगी, और वो सारा यहाँ पे इस कैनाल के अंदर जमा होता जाता है। ठीक है, और फिर ये खाली कप दोबारा नीचे जाएगा, फिर भर के आएगा ऊपर से, और ये चलता रहता है। दिस पर्शियन व्हील कीप्स ऑन गोइंग। वाटर गोज इनटू द पाइप एंड चैनल्स फॉर इरिगेशन। इट इरिगेट्स रिलेटिवली मोर लैंड एंड चारसा। चीपर भी बिल्ड है, मेंटेन करना भी आसान है, लेस मैनुअल पेवट चाहिए। तो ओवरऑल इनकी जो सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस इन सम ट्रेडिशनल मेथड्स की, दे आर ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, it may also dry when the water table goes down or it is slower than tube wells. It is less important due to the modern use of modern methods, and government is also less interested क्योंकि जाहिर सी बात है वो modern methods को encourage ज़्यादा करती है। कारेज सिस्टम की अगर बात करें, इट इज़ एन ओल्ड मेथड ऑफ इरिगेशन जो कि ज़्यादातर बलूचिस्तान में फ्लैट लैंड्स में भी यूज होता है। An underground horizontal canal, which is dug for several kilometers, starts from a foothill and comes on the surface, which near those of the fields which is to irrigate. Many vertical shafts are also dug at different points of canal for maintenance and clearing. अब ये हॉट एंड ड्राई एरियाज के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप एक पतला सा एक पाइप बना रहे हैं बस ग्राउंड के अंदर। अब यहाँ से पानी इवेपोरेट तो कर नहीं सकता, और सप्लाई भी आपके पास कांस्टेंट रहेगी, लेकिन इट इज डिफिकल्ट एंड कॉस्टली टू कंस्ट्रक्ट एज इट इज टोटली अंडरग्राउंड. It also irrigates far less area than modern methods like tube wells, and it is less important due to the use of modern methods. Government again is also less interested due to the use of modern methods. So then comes the fourth traditional method, which is inundation canal. These are the canals which provide water for irrigation only in raining or flood seasons. They are unreliable as they are weather dependent, and also water cannot be controlled in inundation canals. They may have no water when there is a need of water, and it is less important due to the use of modern methods. Government is also not interested due to the use of modern methods. However, they may provide ample water. ये बहुत खरीफ क्रॉप्स जो होती है, विंटर क्रॉप्स, उनको तो बहुत ज़्यादा ये वाटर प्रोवाइड कर देता है। Modern methods में देखें, we have perennial canals. These canals provide water throughout the year from the reservoirs of a dam or barrage via link canal. They provide water whenever it is needed, and water can also be controlled in these canals. They are reliable because they are not water dependent, and therefore they are much better than inundation canals. However, since a lot of water is available in these canals throughout the year, some farmers overuse, misuse it, and the water table rises to the surface and causes waterlogging and salinity. Some of them are unlined, so water seeps into the ground, which results in high water table, and eventually waterlogging and salinity is caused. Tube wells, so obviously you already have an idea कि 100 to 300 meters की फीट की गहराई में जाते हैं. Pipes are inserted in these wells with the help of either electric motors or diesel engines, जो कि अब यहाँ पे आपको डीजल इंजन के थ्रू ये मोटर बकेट नीचे लेके जाएगी। ठीक है, और ये ऊपर भी ला सकती है। These wells have a large amount of water due to the great depth, so can irrigate large areas. They are also time saving, fast due to electric motors, and there are very rare chances of it being dried up क्योंकि इसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है। और डेप्थ ग्रेटर तो आपकी अर्थ के अंदर वाटर टेबल वैसे ही इतना ज़्यादा है कि ग्रेटर जितना डीप जाएंगे उतना ज़्यादा पानी है। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ वाटर लॉगिंग सैलिनिटी, और आपके पास फ्लश कर देता है सारे सॉल्ट फ्रॉम द सर्फेस। लेस लेबर इज रिक्वायर्ड क्योंकि बिजली यूज हो रही है, इको फ्रेंडली है, मोटर आप चाहें तो सोलर पे भी चला सकते हैं। हाउएवर इट इज एक्सपेंसिव ड्यू टू मॉडर्न मशीनरी लाइक पंप्स, एंड ऑल्सो एक्सपेंसिव टू मेंटेन एज इट यूजेस इलेक्ट्रिसिटी। स्प्रिंकलर्स आर मोस्टली प्लेस्ड इन द मिड ऑफ एन ऑर्चर्ड फील्ड। अगर आपने स्टेडियम्स में या फुटबॉल ग्राउंड्स में स्प्रिंकलर्स देखे हैं, दे गेट वाटर मोस्टली फ्रॉम पब्लिक वाटर सप्लाई। बैरिया में जो स्प्रिंकलर्स, बैरिया टाउन्स, डीएचए में जो स्प्रिंकलर्स लगे होते हैं, वो कहाँ से यूज़ करें? वो एक मेन पावर वाटर सप्लाई है बैरिया या डीएचए की, जहाँ से वो स्प्रिंकलर्स पानी लेके अब घूमते रहते हैं, एकदम ग्राउंड से निकलते हैं, एंड दे स्प्रिंकल द वाटर।
in a certain radius. This is effective as it does not cause water logging and salinity. पानी खड़ा तो नहीं होगा, और अगर पानी खड़ा नहीं होगा तो नमक भी नहीं छोड़ेगा. It does not require surface shaping or leveling and can also be applied to areas of variable topography. It has a faster and continuous supply of water. However, it is not suitable for large scale irrigation. It is expensive to install and maintain, and due to lack of technology and experts in Pakistan, ये sprinkler ज़्यादातर famous नहीं. बाहर के मुल्कों में yes, every house has this sprinkler in their lawns as well. Moving on, कुछ प्रॉब्लम्स की बात करते हैं. एक होगा हमने जो पढ़ना है वो है siltation. Then we are going to study waterlogging, और उसके बाद हम देखेंगे salinity. सिल्टेशन क्या होता है? सिल्टेशन होता है जैसे टैंकी में नीचे मिट्टी, पत्थर, सेडिमेंट, सिल्ट, मड, सैंड, रेत बैठ गई है, और उससे क्या होगा, मेरे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे अगर मेरी घर की टैंकी है, पानी पीछे से गंदा आ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता 1 साल, 2 साल, कोई ना कोई 1.5 2 साल बाद मुझे अंदाजा हो गया इस टैंकी पानी कम आ रहा है. ये क्या सीन है? पता लगता है नीचे क्या हुई है, सिल्टेशन. गंद जमना शुरू हो गया, जिसको हम कहते हैं गंद जम रही है. ये क्या होती है? सिल्टेशन. वाटर लॉगिंग क्या होती है? लत से आपने खेत में पानी दिया, ठीक है, पानी यहाँ जमा होता गया, जमा हो गया, रूट्स गल गई. रूट्स गल गई हैं, काम नहीं करेंगी, एब्जॉर्ब करना छोड़ देंगी पानी. पानी खड़ा रहेगा, पानी के अंदर होता है नमक, और वो अगर नमक जमा लगने लगे तो वाटर लॉगिंग से हो जाएगी आपके पास सैलिनिटी. वाटर लॉगिंग पानी खड़ा होना, सैलिनिटी वाटर लॉगिंग मतलब कि मजीद ना ग्राउंड पानी एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा. आप एक पॉइंट पे क्या करते हो, आप लॉन में पानी डाल रहे हो, एक गमले में हम पानी डाल रहे होते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, एक टाइम पे खड़ा हो जाता है आके, भाई नहीं कर सकता और एब्जॉर्ब. ठीक है, सॉइल की एयर स्पेसेस सारी भर चुकी है. तब होती है salinity. So what is siltation? Siltation is the accumulation of silt, mud, sand, and sediment in a reservoir. And how is it caused? River erodes material from its beds and sides, and they carry large load of small sediments when they flow. This process is assisted by deforestation and soil erosion, and these sediments eventually settle in still water of a reservoir. Problems caused by siltation include weakening the foundation of a dam, blocking of pipes, damaged dam machinery, and water capacity of reservoirs may also reduce HEP and irrigation water. इधर आपके पास फ्लड का चांस भी कम होता है क्योंकि पानी ओवरफ्लो कर सकता है. फ्लड का चांस होगा, पानी ओवरफ्लो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास उस रिवर की, अगर रिवर के अंदर भी एक नदी में भी सिल्टेशन हो गई है, उस नदी की, रिवर की लेस कैपेसिटी हो जाएगी, पीछे से पानी आया जा रहा है, रिवर से ओवरफ्लो होगा और फ्लड आ जाएगा. Water has to be cleaned and silt has to be removed before water is used for drinking. रिमूवल ऑफ सिल्ट एक्सपेंसिव भी होता है और डिफिकल्ट भी होता है, तो इसीलिए सिल्ट ट्रैप्स लगाए जाते हैं, एक जाली जैसे स्टेन करते हैं वो, एक जालियां लगाई जाती हैं एट द एंट्रेंस ऑफ रिजर्वायर्स. एफॉरेस्टेशन और फुट हिल्स, टेरेस फार्मिंग और कंटूर प्लोइंग के थ्रू आप सॉइल इरोजन जैसे प्रॉब्लम्स को भी कम कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो लाइक इंक्रीज द हाइट ऑफ रिजर्वायर्स ताकि उनकी कैपेसिटी बढ़ जाए. एंड इफ द सिल्ट हैज रीच्ड कैनाल्स, डीसिल्ट दैम, लाइन कर दें, सीमेंट कर दें उन कैनाल्स को, ताकि ये इस तरह के सिल्टेशन वाले प्रॉब्लम्स ना हो. वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी क्या है? व्हेन वाटर टेबल राइजेस टू द सरफेस इट इज कॉल्ड वाटर लॉगिंग. पानी सॉइल से बाहर आ रहा है, ये यहाँ पे आके अब खड़ा हो रहा है. ड्यू टू हीट दिस वाटर एवेपोरेट्स एज वेल. अब ये पानी जब खड़ा होगा ये एवेपोरेट करेगा. एवेपोरेट करेगा, पता लगेगा ये कब से यहाँ खड़ा हुआ था, ये तो सॉल्टी पैचेस छोड़ गया सरफेस के ऊपर. इसको हम कहते हैं सैलिनिटी. क्योंकि ग्राउंड वाटर है ना, ग्राउंड वाटर जब सीप करके, इट बेसिकली सीप्स फ्रॉम अंडरग्राउंड टू अप, यहाँ पे आके वो गर्मी की वजह से evaporate कर देता है और पीछे सॉल्ट छोड़ देता है. Now, due to unlined या कच्चा canals, more seepage of water happens into the ground, and because of poor management of water and poor farming practices, बहुत excessive water use कर लेते हैं from perennial canal जो farmers होते हैं, जिससे ground water rise करने लग जाता है. अब इस वाटर लॉगिंग सैलिनिटी की वजह से लैंड इनफर्टाइल हो जाता है, अनसुटेबल हो जाता है फॉर कल्टीवेशन, hence reduces cultivable area. It also reduces crop yield, profit, and it is even expensive to reclaim the land. It may increase rural to urban migration as well. फॉर एग्जाम्पल एक सोल्यूशन ये है कि आप यूकलिप्टस ट्री लगा दें. यूकलिप्टस ट्री जो होते हैं ये पानी बहुत जल्दी, इनके जो रूट्स होते हैं ना, ये पानी बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं. तो यूकलिप्टस ट्री करने से दिस प्रॉब्लम कैन ऑल्सो बी सॉल्व, और ये वाटर की सीपेज भी रोक देगा. वरना ये ना हो कि अगर उस पेरेंट केनाल्स की कुछ दीवारें हैं, उन दीवारों में भी पानी आने लग जाएगा.
सरफेस ड्रेन्स बना दें ताकि जो सारे सॉल्ट्स हैं ये इजीली फ्लश आउट भी हो सकें. Culverts should be constructed to drain extra water to a nearby water body like river, stream. The government has started the project of SCARP as well, जिसको Sanitary Control and Reclamation Project कहते हैं, जो कि 1959 में स्टार्ट हुआ था बाय वापडा. पंजाब 28 जोन में डिवाइड हुआ था और यहाँ पे ट्यूबवेल्स और सरफेस ड्रेन को कंस्ट्रक्ट किया गया था इस तरह से ताकि लोअर वाटर टेबल यूज हो, सॉल्ट भी फ्लश आउट हो जाए और वो एरियाज रिक्लेम भी हो सके. नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन. नाम से पता लग रहा है वाटर पोल्यूशन क्या है. डंपिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट. इट मे कंटेमिनेट ग्राउंड वाटर एंड surface water if used for drinking. It can also cause cholera and problems like hepatitis. Seepage of oil bishapes pollution of seawater and a threat to aquatic life. Use of pesticides, insecticides in agriculture may contaminate groundwater and surface water. If used for drinking, it may cause cholera and hepatitis as well. फिर एक प्रॉब्लम होती है यूट्रोफिकेशन एज वेल. जब फर्टिलाइजर्स नदी में जाते हैं ना, ये ऊपर बना देते हैं ग्रीन लेयर. ठीक है. एनवायरमेंटल मैनेजमेंट पढ़ते हो मूसा, उसके अंदर भी आपने देखा होगा यूट्रोफिकेशन की प्रॉब्लम. जहाँ फर्टिलाइजर्स जब रिवर में जाते हैं ये ग्रीन एल्गल लेयर बना देते हैं. ठीक है. अब इस एल्गल लेयर की वजह से क्या होता है कि जो नदी के अंदर प्लांट्स है ना, उनको सनलाइट मिलना बंद हो जाती है. क्योंकि सनलाइट आती है वो वापस रिफ्लेक्ट बैक कर जाती है क्योंकि एल्गल लेयर है. इससे क्या होगा कि अंदर बैक्टीरिया ग्रो करने लग जाता है. प्लांट्स को सनलाइट भी नहीं मिल रही, अंदर प्लांट्स ही मर जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता पूरी रिवर जो है वो ग्रीन हो जाएगी. फर्टिलाइजर्स जो फार्मिंग में यूज होते हैं ये नियर बाय वाटर बॉडी में जाते हैं जो कि एल्गाइट ग्रो करते हैं. होगा क्या कि एल्गा सारी ऑक्सीजन जो वो पानी के अंदर होती है वो यूज अप कर लेगा और कोई फिश नहीं बचती, ना ही कोई प्लांट आपके पास बचता है क्योंकि वो सनलाइट ब्लॉक कर लेता है. So how can you manage these water resources? A very important 6 mark question. Management of water resources. क्या techniques है? Desalination of salty water. Canals must be lined to reduce water surface. ये सारे ground और surface water contamination से बचाने हैं. ऐसी strict implementation की जाए environment laws के through या basic awareness भी हो through NGOs और medical institutions to increase awareness about the importance of conservation of water. Small dams should be constructed for conserving water, which suit Pakistan's developing economy as well. Difference between lined and unlined canals. Lined ये इतना जरूरी नहीं है वैसे. जो lined canals होते हैं वो सीमेंटेड होते हैं और अनलाइन नॉन सीमेंटेड होते हैं. तो ऑब्वियसली जो अनलाइन होंगे वो उसमें वाटर लॉगिंग ज्यादा होगी, सीपेज भी ज्यादा होगी. जो लाइन है उसमें नहीं होगी. Why is there not enough water supply from canals to meet the needs of all users? Siltation, लेस रेनफॉल. ये तो नहीं ना कि पीछे से ही पानी आता रहे. आप मुल्क की बारिशें भी तो देखो कि बारिशें भी हो रही हैं नहीं हो रही, एवेपोरेशन भी हो रही है. अनलाइन कैनाल्स, डिमांड ज़्यादा है वाटर कम होगा, रिस्ट्रिक्शंस होंगी, कोई वाटर पोल्यूशन होगी या मुल्क की तरफ से इन्वेस्टमेंट कम होगी. तो फिर कैसे बढ़ा सकते हैं ये अमाउंट ऑफ वाटर इन कैनाल्स? डीसिल्टिंग करें सबसे पहले तो. हाइट बढ़ाएं रिजर्वायर्स की, लाइन करें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाएं कि सस्टेनेबली यूज़ करो पानी को. एफॉरेस्टेशन रिफॉरेस्टेशन प्रोग्राम से फोकस करें. स्टिल ट्रैप्स एंड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो व्हाई इज पाकिस्तान टर्म्ड एज अ वाटर डेफिशिएंट कंट्री? ड्यू टू इनसफिशिएंट रेनफॉल, अनरिलायबल वाटर, ग्रोइंग नीड ऑफ वाटर. क्योंकि ग्रोइंग पॉपुलेशन भी हो रही है. ये तो पता है कि पाकिस्तान क्यों एक वाटर डेफिशिएंट कंट्री है. ओवर पॉपुलेशन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ग्रीन रेवोल्यूशन बहुत आ रहा है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्योंकि मुल्क भी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी पे चल रहा है, एग्रो बेस्ड इकोनॉमी है पाकिस्तान की. तो उसकी वजह से भी इट रिक्वायर्स मोर एंड मोर वाटर. State three problems caused by the storage of water in reservoirs and due to its use in agriculture. Storage of water in reservoirs include silting with, for example, silting भी हो सकती है. People को resettle होना पड़ सकता है अगर flood आ गया. Agriculture use, water logging, salinity, ये सारे क्या हैं? Problems caused by the storage of water. तो ये 6 mark भी आ सकता है. तो उसमें ये सारे जो problems है ना वो दो दो लाइनों में जरूर बताने हैं. Using examples, explain why there are conflicts over the water available and its use. जैसे कि इंडस्ट्री वर्सेस एग्रीकल्चर वर्सेस डोमेस्टिक वर्सेस एचजीपी, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान भी हो सकता है. अब अगर सेक्टर वाइज देखें तो रिमेंबर कि इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन पाकिस्तान इज एन एग्रो बेस्ड इकोनॉमी और सबसे पहली हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि एग्रीकल्चर को दे. यहाँ से अगर आपके मुल्क का पैसा आना है तो वो एग्रीकल्चर से आएगा. इसी तरह बहुत से और कॉन्फ्लिक्ट्स भी हुए थे जैसे कालाबाग डैम वाला है, इसके ऊपर भी 6 mark क्वेश्चन आ चुका है.
जो एक काला बाग डैम नहीं बन रहा है। ये 6 मार्क क्वेश्चन क्या है कि NWFP पंजाब एंड सिंध के दरमियान कुछ ये थे, कॉन्फ्लिक्ट्स थे। सिंध का ये व्यू था दैट मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर एडवांटेजेस ऑफ दिस डैम विल बी enjoyed बाय पंजाब, while there would be more flood risks and displacements for the people of NWFP and very less water will be available to सिंध। मतलब आप डैम सिंध और NWFP के बॉर्डर पे बनाओगे, लोग NWFP के हटेंगे, सिंध को फ्लड्स आएंगे क्योंकि नीचे है, और पंजाब सारा पानी इंजॉय करेगा, पंजाब सारी बिजली पानी की इंजॉय करे। तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रहे प्रोविंशियली, जो कि कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन को भी रोक के रखा हुआ है। एंड दैट इज ऑल फॉर योर चैप्टर नंबर 3 ऑफ वाटर रिसोर्सेज।